हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और अब मैं आप सबके सामने लेकर आई हूं अध्याय नंबर 13 बसंत भाग 1 का। अध्याय नंबर 13-12 हम कर चुके हैं और ये सेकंड लास्ट हमारा बचा है, नीचे से दूसरा। और टोटल आपके 14 ही अध्याय हैं। 13वें अध्याय पे हम पहुंच चुके हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे पढ़ाए हैं। तो TGT एस्टेट वाले स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और TGT वाले बच्चों की बसंत भाग 1 संपूर्ण हो जाएगी शायद, और उसके बाद बसंत भाग 2 और 3 और आपके जो हिंदी साहित्य के इतिहास के टॉपिक हैं वो भी हमने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर डाल रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो एक आधा टॉपिक रह रहा है रस वगैरह का, वो मैं अभी डाल दूंगी। तो यही है कि दोस्तों, अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अब आज हम पाठ लेकर आए हैं नौकर, अध्याय नंबर 13 नौकर, जो कि विधा की दृष्टि से एक निबंध है। और इसकी जो लेखिका है वो अनु बंदोपाध्याय हैं। ठीक है। और इसमें बताया है कि जो नौकर होते हैं हमारे, वो जो काम करते हैं, हमें उनके साथ भाईचारे के साथ, सहनशीलता के साथ पेश आना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। और इसमें बताया गया कि किस तरह से गांधी जी अपना काम खुद करते थे और जितना हो सके हमें अपना काम खुद करना चाहिए, हमें स्वावलंबी होना चाहिए, अपने आत्मनिर्भर होना चाहिए। जितना हो सके, अगर आपको सिलाई का काम आता है तो आप अपने कपड़े खुद सी लें, जैसे गांधी जी अपना काम खुद करते थे। तो इस तरीके का इस पाठ में बताया गया है कि अपना नौकर हम खुद ही बने। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इस प्रकार, और पुतलीबाई इनका माँ का नाम था। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। अपने इधर तो कहेंगे ना कि क्यों, ये तो औरतों का काम है, हम क्यों करें। और साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। अब मैं पढ़ती हूँ। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे बारीक साफ करने पर वह जोर देते थे। अब देखो आजकल की औरतें क्या करती हैं, एक घरों में ये एक सिस्टम और चल गया कि ट्रैक्टर आने लग गया कि वो अपने आप ही पीसना कर देगा, अपने आप ही गेहूं साफ कर देगा और पिसवा लेती हैं। अरे कोई भी काम हो, अपने हाथ की तरह, अपने हाथ से किए हुए काम की होड़ नहीं होती। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन मैं अपने गेहूं खुद धोती हूँ और खुद ही मैं अपने हाथ से एक एक गेहूं ऐसे दाने दाने करके साफ करते हैं और फिर पिसवाते हैं। तो देखो, ये आपके पेट में ही जाना है। साफ सफाई कीजिए, वैसे फर्श को चमकाती रहेंगी, भैंसों को नहलाती रहेंगी, कपड़े जो गंदे नहीं होंगे उन्हें भी धोते रहेंगे, और गेहूं का पीसना उन्हें कोई और करके खिलाएगा। तो ये तो बात सही नहीं है। गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वह जोर देते थे। कोपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपिनधारी वो नहीं पाया, जनेऊ वगैरह ये पहनते थे गांधी जी। एक जनेऊ से पहनते थे और अपने वो सीधे बस एक वो वस्त्र लपेटते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके पास कॉलेज का कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में भी बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में, आगंतुक मतलब जो आए हुए थे वो लड़के, अब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। और लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। गांधी जी को मना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि खुद ही पूछा था।
1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। देखो, घर में जाले भी हटाते थे, लेकिन आजकल के लड़के और लड़कियां भी फ़ोन लेके बैठे रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, घर के काम में हाथ नहीं बटाते हैं। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू के बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं। ये बहुत खासकर बात है कि अगर केले के थोड़े से काले चित्ते हो गए या थोड़ा सा वो नरम हो गया तो बच्चे उसे खाते ही नहीं है, बल्कि उन पागलों को ये नहीं पता कि जल्दी पच जाते हैं और मुझे इसी टाइप के केले पसंद है और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न एक बन सकता है। कुछ लोग दल बांध कर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पेंदी में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले आए। बर्तन एकदम चमकते न हो, अतः गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उनके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांजकर चांदी सा चमका सकते थे। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत मतलब जो नया आया हुआ था, नहीं पता था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले आ रहे हैं। तो आप सबको भी उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर समेटने चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए, अपना पानी भी गर्म कर लेना चाहिए और मैं तो ये कहती हूँ अपने अपने कपड़े भी धो लेने चाहिए। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। आश्रम से कुएं से पानी भी खींचते थे। एक दिन गांधी कुछ अस्वस्थ थे और वे चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रमवासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं में उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा हुआ। तो ये सारा गांधी जी के बारे में बता रखा है कि किस तरह से गांधी जी अपना काम खुद करते थे। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी न हो तब तक गांधी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि महात्मा या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम न करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टोल्स्टॉय बॉडी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण का खुशी खुशी अनुकरण करते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था।
जिसमें गांधी के साथी लगे हुए थे। एक सुबह काम खत्म करके वे लोग फावड़े, कुदाल और टोकरियां लिए जब वापस लौटे तो देखते हैं कि गांधी जी ने उनके लिए तस्तरियों में नाश्ते के लिए फल आदि तैयार करके रखें। देखो, तुम्हें इस तरह की मतलब सहानुभूति होनी चाहिए कि गांधी जी किस तरीके से निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते थे, कि वो लोग काम करके आए थे तो उनके लिए नाश्ते का इंतजाम कर दिया था। एक साथी ने पूछा, आपने हम लोगों के लिए सब कष्ट क्यों किया? क्या ये उचित है कि हम आपसे सेवा कराएं? गांधी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्यों नहीं, मैं जानता था कि तुम लोग थके मांदे लौटोगे, तो तुम्हारा नाश्ता तैयार करने के लिए मेरे पास खाली समय था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। मतलब महात्मा गांधी जी लंदन गए थे ब्रिटिश सरकार के सामने, जो भारतवासी अपनी मांग रखना चाहते थे उन मांगों को रखने के लिए। वहाँ उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोजन में निमंत्रण किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छर्रा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहाँ आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी जी थे। ठीक है। गांधी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम कराना उन्हें नापसंद था। एक बार एक राजनीतिक सम्मेलन से गांधी जब अपने डेरे पर लौटे तो शायद यहाँ कुछ भी ऐसा समझाने का नहीं है, फिर भी मैं एक बार पढ़ाई देती हूँ। रात हो गई। सोने से पहले वे अपने कमरे का फर्श बुहार रहे थे। उस समय रात के 10 बजे थे। एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी के हाथ से बुहारी ले ली। जब गांधी गांव का दौर कर रहे थे तो उस समय रात को यदि लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाता तो वे चंद्रमा की रोशनी में ही पत्र पूरा कर लेना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन सोते हुए अपने किसी थके हुए साथी को नहीं जगाते थे। नोआखाली पद यात्रा के समय गांधी ने अपने शिविर में केवल 2 आदमियों को रहने की अनुमति दी थी। मतलब ये जो नोआखाली उनकी पद यात्रा थी, इन दोनों को ये नहीं मालूम था कि खाखरा कैसे बनाया जाता है। इस पर गांधी स्वयं रसोई में जा बैठे और निपुण रसोइयों की तरह उन्होंने खाखरा बनाने की विधि बताई। उस समय गांधी की अवस्था 78 वर्ष की थी। वाह। गांधी को बच्चों से खाखरा बहन की खाने की कोई चीज़ है और बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे, खिला पिला और बहला सकते थे। एक बार दक्षिण अफ्रीका में जेल से छूटने के बाद घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बहुत ही दुबली और कमज़ोर हो गई है। उनका बच्चा उनका दूध पीना छोड़ता नहीं था और वह उसका दूध छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। बच्चा उन्हें चैन नहीं लेने देता था और रो रो कर उन्हें जगाए रखता था। गांधी जिस दिन लौटे उसी रात से उन्होंने बच्चे को देखभाल का काम अपने हाथ में ले लिया। सारे दिन इतना तो किसी की सास भी नहीं करती जितना गांधी जी ने कर दिया। सारे दिन बड़ी मेहनत करने, सभाओं में भाषण देने के बाद 4 मील पैदल चलकर गांधी कभी कभी रात को 1 बजे घर पहुंचते थे। बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर पर से उठाकर अपने बिस्तर पर लिटा लेते थे। वह चारपाई के पास एक बर्तन में पानी भरकर रख लेते ताकि यदि बच्चे को प्यास लगे तो वह उसे पिला दें, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बच्चा कभी नहीं रोता और उनके चारपाई पर रात में आराम से सोता रहता था। 1 पखवाड़े तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध छोड़ दिया। गांधी अपने से बड़ों का बड़ा का आदर भी करते थे, एक दूसरे की सहायता भी करते थे और अपना काम खुद भी करते थे। तो गांधी जी से हमें शिक्षा सबको लेनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में गोखले गांधी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की मतलब प्रेस की। वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनके भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। गोखले बहुत मना करते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। महात्मा कहलाने से बहुत पहले एक बार दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में गए। वहाँ उन्होंने गंदे पाखाने मतलब अपने बाथरूम, लैट्रिन वगैरह जो थे वो उन्होंने साफ किए
और बाद में उन्होंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेता ने कहा, मेरे पास बहुत से पत्र इकट्ठे हो गए हैं जिनका जवाब देना है। मेरे पास कोई कारकुन नहीं है, मतलब उसके नीचे काम करने वाला, जिसे ये काम दो। क्या तुम ये काम करने को तैयार हो? गांधी जी ने कहा, जरूर, मैं ऐसा कोई भी काम करने को तैयार हूँ जो मेरी सामर्थ्य से बाहर न हो। यह काम उन्होंने थोड़े ही समय में समाप्त कर डाला और इसके बाद उन्होंने उन नेता की कमीज के बटन आदि लगाने और उनकी अन्य सेवा का काम खुशी खुशी से किया। भाई बहुत खुशी हुई है चैप्टर को पढ़कर। सबको इतना काम अपना करना चाहिए। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती तब गांधी जी हरिजन को रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी। आज ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना जाता है। असंवैधानिक किसका मतलब? जो हरिजन शब्द यहाँ पर आया है, देखो जो पाठ में ऐसे किसी शब्द पे स्टार लगा हुआ होता है या एक या दो लिखे हुए होते हैं, उन शब्दों का मीनिंग आपको यहाँ अंत में दिया हुआ होता है। तो हरिजन आज ऐसे शब्दों का प्रयोग असंवैधानिक माना जाता है। समाज के यथार्थ प्रतिबिंबन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग साहित्य में करते रहे हैं, किंतु इसे व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। आप लोग इसे नहीं बोल सकते, आपको सजा भी हो सकती है। उनका कहना था, नौकरों को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। जैसे मैंने पाठ के शुरू में ही बताया था, इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, कुछ चोरियां हो सकती हैं, फिर भी हमारी कोशिश सर्वदा निष्फल नहीं जाएगी। उन्हें ये मालूम ही न था कि किसी को नौकर की भांति कैसे रखें। एक बार भारत के जेल में उनके कई साथी कैदियों को उनकी सेवा टहल काम सौंपा गया। एक आदमी उनके फल धोता काटता, दूसरा बकरियों को दुहता, तीसरा उनके निजी नौकर की तरह काम करता, चौथा उनके पखानों की सफाई करता। एक ब्राह्मण कैदी उनके बर्तन धोता था और दो गोरे यूरोपियन प्रतिदिन उनकी चारपाई बाहर निकालते थे। गांधी ने देखा कि इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। क्या देखा कि इंग्लैंड के जो ऊंचे घराने थे उनमें नौकरों को परिवार का ही आदमी माना जाता था। एक बार एक अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें ये देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनके परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। मतलब ये कि अगर आपके घर में नौकर है तो आप उसे नौकर न मानिए, अपने घर के एक सदस्य की तरह मानिए, क्योंकि वो नौकर आपके घर के सदस्यों से भी ज़्यादा काम करता है। एक बार एक भारतीय सज्जन ने यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जब चलने लगे तब उस नौकर घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही मानता है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। तो ये राइटर थे अनु बंदोपाध्याय। ये लेखिका के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है, लेखक है या लेखिका है देख लेते हैं। अनु बंदोपाध्याय का जन्म 1917 में, मृत्यु 2006 में। स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ सामाजिक कामों में भी गांधी जी की अभिन्न सहयोगी रही औरत, लेडीज है। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम किया। बहुरूप गांधी में लेखिका ने गांधी जी की दिनचर्या के उन कार्यों को रोचकता से लिखा। किसमें? बहुरूप गांधी में, जिन्हें गांधी खुशी से करते थे। गांधी जी केवल राष्ट्रपिता और स्वाधीनता के निर्माण ही नहीं थे, उनके जीवन के हर प्रसंग से सीखा जा सकता है। तो ये था गांधी जी के बारे में। अब पाठ के नीचे जो कुछ दिया गया है, आपके भाषा, आपके एग्ज़ाम से संबंधित पाठ का मतलब अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो आप बता ही देंगे। और देखो आई ना काम की बात यहाँ से, पिसाई, पीसना और पिसाई। पिसाई क्या है? संज्ञा। पीसना शब्द से ना निकाल देने पर पीस धातु रह जाती है। देखो पीस, वो मैं पीस लिख रही थी। पीस क्या है? मेन धातु है, उसी से पीसना, पिसाई ये शब्द बने हैं। पीस धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर पिसाई शब्द बनता है। अब आपसे पिसाई शब्द देख के पूछ ले कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो किसी किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसे संज्ञा बनाने के बाद उसके रूप में बदलाव आ जाता है। जैसे ढोना से ढुलाई, बोना से बुआई। ठीक है। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो कुछ संज्ञाएं दी गई हैं, और रोपाई से रोप, सिंचाई से सींच, आप ये कर लेंगे। और
ये था आपका आज का अध्याय। नौकर, तो आपको ध्यान रखना है गांधी जी नौकर नहीं थे, लेकिन अपना काम खुद करते थे सारा। तो इस पाठ से शायद आप सभी समझ गए होंगे कि हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए और अपना काम करने में किसी प्रकार की शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और ये निबंध की दृष्टि से आपका एक निबंध था। और फिर से बता देती हूँ, अनु बंदोपाध्याय जो है इनकी लेखिका है, बंदोपाध्याय इसकी लेखिका है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का अध्याय। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद बहुत दोस्तों, बहुत बहुत। और इससे बसंत बाग 1 का केवल एक ही अध्याय हमारा रहता है।